नन्ही दुल्हन भाग 3। राजा ठाकुर हमेशा अपने काम में ही लगे रहते थे। सारे गांव के मसले वही हल करते थे, इसलिए वह अपने बेटे शिवम को ज्यादा समय नहीं दे पाते थे। शिवम का ज्यादातर समय अपने छोटे चाचा के साथ ही बीतता था। शिवम की माँ अपने ससुर बड़े जमींदार साहब की सेवा में लगी रहती और घर के कामों से ही उन्हें फुर्सत नहीं मिलती थी। शिवम का मन पढ़ाई में नहीं लगता था, उसे तो बस दोस्तों से साथ गांव में अपनी गाड़ी में घूमने में मजा आता था। साथ ही साथ वो दूसरों को परेशान भी करता था। राजा ठाकुर अपने दोनों भाइयों को बहुत मानते थे, लेकिन उनका बड़ा भाई उन्हें पसंद नहीं करता था। उसके अपाहिज होने के कारण उनके घर में ज्यादा कुछ नहीं होती थी, इस कारण वो थोड़े नाराज रहते थे राजा ठाकुर से। उनका भी एक बेटा था रमन, लेकिन वो भी जन्म से ही मानसिक रूप से कमजोर था। उसका शरीर तो बढ़ रहा था, लेकिन दिमाग नहीं। कहने को तो रमन शिवम से 5 साल बड़ा था, लेकिन दिमाग उसका 6-7 साल के बच्चे जैसा था। राजा ठाकुर और बड़े जमींदार साहब ने रमन को कई जगह दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए कई बार शिवम उसकी खिल्ली भी उड़ता था। रमन को तो समझ नहीं आता, लेकिन उसके बड़े चाचा यानी कि राजा ठाकुर के बड़े भाई साहब मन ही मन अपने छोटे भाई और शिवम से ईर्ष्या करते थे। ऊपर से वो बिल्कुल नहीं पता चलने देते थे, लेकिन मन ही मन बहुत नफरत करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि राजा ठाकुर अपने पापा यानी बड़े जमींदार साहब की सारी वसीयत अपने नाम न करवा ले और उनके बाद सारी जायदाद शिवम की हो जाएगी, क्योंकि सबसे छोटे भाई को इससे कुछ खास मतलब नहीं रहता था। समय के साथ शिवम भी बड़ा हो रहा था। इस साल वो 12 साल का होने वाला था। उसके दादा बड़े जमींदार साहब की तबीयत अब पहले की तरह नहीं थी। एक दिन उन्होंने राजा ठाकुर को अपने पास बुलाया। क्या बात है बाबूजी, आपने बुलाया मुझे? हाँ बेटा, मेरे पास भी बैठ लिया कर कभी-कभी। इस बूढ़ी हड्डी में अब उतनी ताकत नहीं है कि गांव में घूम सके। अकेले बैठे बैठे मन घबरा रहा था। अरे बाबूजी, क्या बात कर रहे हैं? आप बस एक बार बोल दिया कीजिएगा, मैं आ जाया करूँगा। अच्छा वो सब तो ठीक है बेटा, आज मैंने तुम्हें कुछ और काम से बुलाया है। क्या बात है बाबूजी, आप बोलिए तो राजा, अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मेरी तबीयत भी आजकल ठीक नहीं रहती। इन बूढ़ी आंखों से मैं अपने पोते शिवम की शादी होते देखना चाहता हूँ। अब रमन का तो ब्याह होगा कि नहीं, उस मंदबुद्धि को कौन अपनी लड़की देगा? इसीलिए बोल रहा हूँ, शिवम की शादी कर दो। कम से कम अपने एक पोते का तो ब्याह देख लूंगा मरने से पहले। ठीक है बाबूजी, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं आज अपने पंडित जी को बोल देता हूँ, एक अच्छी लड़की देखेंगे। देख बेटा, घर में बहू लाने से पहले उसके संस्कार देखने होते हैं, उसका कैसा परिवार है उसे देखना होता है। तुम्हें अपने गांव के अंत में जो घर है ईश्वर चंद का याद है? उसके बाबूजी जब जिंदा थे तो एक दिन उन्होंने मेरी जान बचाई थी लुटेरों से, और मेरे पास कुछ जवाहरात थे उसे भी लूटने से बचाया था। हाँ बाबूजी, आपने बताया था, लेकिन ये नहीं बताया था तुम्हें कि मैंने खुश होकर उससे बोला जब भी मेरी मदद की जरूरत हो बताना। उसने बस यही कहा था, मालिक हमारे घर पर बस अपनी छत्र छाया बनाए रखेगा। अब शायद समय आ गया है उनकी मदद करने का और अपनी भी इच्छा पूरी करने का। उनकी भी एक पोती है, सलोनी, बहुत प्यारी और समझदार है। जा ईश्वर चंद को उसके बाबूजी की बात बताना और मेरी बात भी बताना। ईश्वर चंद की घर की गाड़ी घिस घिस कर जैसे तैसे चल रही थी। सलोनी की दादी आए दिन ईश्वर को परेशान करने लगती, जल्दी इसके लिए कोई अच्छा घर देखो। सलोनी लेकिन अभी पढ़ना चाहती थी। उसकी सोच अपनी उम्र की और लड़कियों से थोड़ी अलग थी। उसका मन घर के कामों में ज्यादा नहीं लगता था, लेकिन अपने माँ के दुखों का अंदाजा थोड़ा बहुत उसे था। पर अपने बचपने में वो ज्यादा कुछ समझ नहीं पाती थी। उसे बस अपनी गुड़िया और अपनी सहेलियों के साथ खेलना अच्छा लगता था। उसके अल्हड़पन से परेशान तो उसकी माँ भी थी, लेकिन वो भी जल्दी अपनी नन्ही की शादी नहीं होने देना चाहती थी। और दिन की तरह ईश्वर चंद अपने खेत में खुरपी से घास निकल रहा था। वहाँ राजा साहब की गाड़ी आकर खड़ी हो गई। उसे बहुत आश्चर्य हुआ, इतने बड़े लोग उसकी झोपड़ी में क्या कर रहे हैं?
अरे यहाँ कैसे आ गए साहब? इस गरीब की झोपड़ी में ईश्वर जल्दी से अपनी झोपड़ी से एक खटिया लेकर आया और राजा ठाकुर को बैठने को दिया। अरे सलोनी की माँ, पानी लेकर आ जल्दी, देख हमारे घर कौन आए हैं। सलोनी की माँ पानी लेकर आए और राजा ठाकुर को प्रणाम करके अंदर चली गई।